नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही थी करीब 21 घंटे चली, लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं आई बातचीत। अमेरिका अपनी अकड़ में था और ईरान जो है अपने छाती ताने बैठा था। ईरान अपने सख्त स्टैंड पर खड़ा रहा कि भाई आप जो है कुछ भी बोल दीजिए, आपकी शर्तों पर बात नहीं होगी, आपकी शर्तों पर नहीं होगी, आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। और ये बात नहीं हो पाई, डील नहीं हो पाई। अब जो है क्या आशंका है, गंभीर आशंका सुनी जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं इकबाल ममदानी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस क्षेत्र के मिडिल ईस्ट के माहिर जाने जाते हैं। इकबाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। अब क्या होगा, देखिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छी पहल की, पाकिस्तान की सभी तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी तारीफ की उनकी, ईरान ने भी तारीफ की कि भाई दो उल्टे ध्रुव को एक टेबल पर लाने का काम किया पाकिस्तान ने। ये बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन ये काम नहीं आई और ईरान जो है गुस्से में लौट गया और अमेरिका अपनी अकड़ में लौट गया। नहीं, देखिए इसके अंदर संजय जी बहुत से पेच अभी फंसे हैं। आप अगर जेडी वेंस की पूरी बात को सुने तो उन्होंने कहा कि हमने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें वहाँ रखी है, अभी ईरान के ऊपर चीज़ें हैं कि वो क्या जवाब देता है। हालांकि पूरी दुनिया जानती थी कि इतना ये गंभीर विषय है कि एक वन सीटिंग पे काम नहीं होना था। उम्मीद की जा रही थी कि इसके अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, एक दो बैठक होगी, और कल हमने देखा कि तकरीबन 21 घंटे की बातचीत जो है लगातार वहाँ चलती रही। इस 21 घंटे के बाद में अभी नतीजा नहीं निकला है, लेकिन ये कहना कि सीधा अटैक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर कई ऐसे पेचेस है। अचानक रात को बातचीत क्यों बंद हुई, किसका फ़ोन था, जिसके बाद क्योंकि इस पूरे काम के अंदर लगातार जो जेडी वेंस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 12 बार उनकी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई। जेडी वेंस एक जिम्मेदार पद के व्यक्ति थे, उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्हें भेजा गया था और ईरान की मांग पर भेजा गया था, क्योंकि जैरेड कुश्नर और विटकॉफ के ऊपर लोग जो है वो भरोसा नहीं करते हैं, उसे इजराइल के एजेंट के तौर पर देखते हैं। तो जेडी वेंस के ऊपर थोड़ा सा विश्वास था, उस हिसाब से भेजा गया। तो और आप पूरे इस चीज़ को देखिए पूरी तरीके से, सीधे सीधे इसको नकारा नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ उम्मीदें दुनिया को नज़र आ रही है। हालांकि मामला धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आज हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजें सऊदी भेजनी शुरू कर दिए एयरक्राफ्ट के साथ के अंदर। दूसरा, इस पूरी बातचीत के अंदर अगर आप देखोगे तो यूएई का काफ़ी दबाव रहा कि उसे नहीं बुलाया गया। अमेरिका, कतर, सऊदी, ये जितने हैं एक पेज पर है। तो ऐसे अलग अलग कई मामले जो है आप देख सकते हो। दूसरा, जिस तरीके से ईरान ने पहले ही साफ किया था अपनी 4 शर्तें जो रखी थी, उस शर्तों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक बड़ी शर्त थी, लेबनान के साथ समझौता, उनके जो एसेट्स फ्रीज है वो, और मिडल ईस्ट से एक तरीके से जो अमेरिका के बेसिस खाली करने की बात थी। लेकिन उस पर उसने कल बात नहीं की। उसने जो बात की है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात की है, जिस पर आकर के थोड़ा सा मामला अटका है। न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर मामला आके अटका हुआ है। देखिए, आप कह रहे हैं थोड़ा सा मामला अटका है, नहीं, ये बात सोचने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बातें आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा क्यों। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर आधी शर्तें उन्होंने मान ली है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि जो टोल है वो हम मिल के करेंगे, जिसको ईरान ने साफ मना कर दिया है कि नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, हमारा रहेगा। अमेरिका का वहाँ क्या लेना देना। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका ने बहुत सी चीज़ें मान ली है, लेकिन अमेरिका चाहता यह है कि अगर ईरान उसके साथ आ जाए तो वो समझौते बात ये भी आ रही है। हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, जिस तरीके से बात हो रही थी कि अमेरिका कह रहा है कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ये रास्ता पूरा खोल दो, इस पे ईरान जो है कोई दखल ना दे इस रास्ते में। और ईरान कह रहा है कि इस पर हमारा कंट्रोल है और हमारा ही कंट्रोल बना रहेगा। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, अगर समंदरी रास्ते से बात करें तो हम बात करते हैं कि स्विस कैनाल जो इजिप्ट के अंदर है वहाँ टोल लिया जाता है। पनामा कैनल जो है उसमें पनामा में लिया जाता है, प्लस क्राइल कैनल जर्मनी का है, उसके अंदर टैक्स लिया जाता है। वहाँ से जो शिप गुजरती है, कॉर्डिनेट कैनल ग्रीस का, सेंट लॉरेंस सी वे यूनाइटेड स्टेट
ये जो सेंट लॉरेंस है उसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ कनाडा जो है वो मिल करके संभालता है। व्हाइट सी बेल्टिक कैनल के अंदर रशिया जो है वो देखता है, और वोल्गा डॉन कैनल के अंदर रशिया जो है वो सारी चीज़ों को देखता है। तो ये सारे ही लोग जो है इस तरह के टैक्सेस वसूल करते हैं। अभी ईरान का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उसके अंडर में आता है, उसके समुद्र का जो इलाका है उसमें आता है, उसके अंदर ओमान जो है वो उसके अंदर साथ में मिलकर के काम करेगा। उसकी वजह क्या है कि मुझे ऐसा लगता है ईरान ने ये सोचा होगा कि ओमान से अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं तो शायद वो चीज़ों को मान जाए, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ओमान को हटा करके वो वहां रहे, लेकिन सुन तो ये मेरे साफ तौर पर मना कर दिया। एक खबर तो ये भी आ रही है जिस तरीके से अलग अलग मीडिया हाउसेस में, इंटरनेशनल मीडिया में अमेरिका सीधा बोल रहा है यहाँ पर एकदम आप कंट्रोल वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो पूरे उस एरिया में अमेरिका टोल वसूलेगा। नहीं, कल बातचीत के दौरान एक बहुत बड़ी खबर हुई जिसके अंदर दुनिया की निगाह नहीं है, और अभी उसको खबर जो है वो धीरे धीरे करके लीक आ रही है। जब ये बातचीत चल रही थी तब जो अमेरिकन बीड़े थे नेवल के, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर गुजर करके जो वहाँ माइंस बिछाई गई थी उसको हटाने के लिए, कोशिश करने के लिए वो आगे बढ़े थे। तब ईरान की तरफ से उन्हें मना कर दिया गया था कि आप अंदर नहीं आओगे, आप आओगे तो हम मिसाइल अटैक करेंगे। ये एक बहुत बड़ी घटना कल हुई है जिसको दुनिया ने शायद लिया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ये चाह रहा था कि जब सीज फायर की बात चल रही तो कोई हमला नहीं करेगा, ऐसे में मैं घुस करके दुनिया को ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो समंदर में माइंस बिछी है वो हमने ब्लास्ट कर दी या हमने ईरान को बताए बिना उसे तबाह कर दिया। लेकिन ईरान ने तुरंत उन्हें रोक दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं उस पर। अच्छा इकबाल जी, मैं इसमें एक बात, आपको अच्छी बात है, हम दर्शकों से शेयर कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बात, ये जो जानकारी आ रही है इसमें ये भी हुआ कि जैसे ही खबर आई, क्योंकि ईरान जो है वहां पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आसपास के इलाके में, और वहां पर जैसे ही पता चला कि उसके जो है वॉरशिप, 2 वॉरशिप अमेरिका के वहां से नजदीक आ रहे हैं, तो इमीडिएट पाकिस्तान में जो डेलीगेशन ईरान के पहुंचे हुए थे उन तक मैसेज गया। वहां पर तुरंत उसे रोकने की बात कही। और नहीं, इसमें भी क्या हुआ जो आपसे अभी थोड़ी चर्चा कर रहे थे, वो ये कि जो ईरानी वहां पर प्रतिनिधि आए हुए थे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बात करने के लिए, उन्होंने इमीडिएट पाकिस्तान के अधिकारियों को बोला जो उनके होस्ट थे कि भाई देखो ये गड़बड़ कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं तो हम सीधा दाग देंगे, और दाग देंगे कहा, और यहाँ दागने की बात सीधे के, और पाकिस्तान के जो होस्ट थे वहां के सेना के चीफ, प्रधानमंत्री, ये सब मुनीर, ये सब तुरंत जो है ट्रंप से बात की, भाई रोक लो नहीं तो हम दाग देंगे, खत्म कर देंगे, पानी में मट्टी में मिला देंगे। तो इमीडिएट वो जो पीछे हट गया, उनको आधा घंटा का टाइम दिया था, 30 मिनट का टाइम दिया गया था कि आप बताइए। लेकिन इकबाल एक खबर ये आई, देखिए मैं पढ़ा, आप जा सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं, द वॉशिंगटन पोस्ट, ये बहुत बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म है अमेरिका का, उसमें ये खबर आई जब वहां पर बातचीत चल रही थी, सीज फायर के दरमियान वहां से 2 वॉरशिप गुजर गए, और जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए सीज फायर है, हम इस दरमियान कोई भी सैन्य ऑपरेशन नहीं करेंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है, और वहां से निकल लिया और वहां से गुजर के बाहर चले गए। ये अमेरिका की तरफ से दावा है कि उनकी जो शिप्स है वो वहां से निकली है, लेकिन ईरान ने इसे साफ तौर पर मना किया। और मैं भी कहता हूं कि अगर आपकी वॉरशिप वहां से निकली है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पूरा वीडियो मौजूद होगा, आप दुनिया को दिखाइए कि हम यहाँ से निकल के गुजरे हैं, तो आप दुनिया को प्रमाण अब तक दे नहीं पाए। और दूसरी बड़ी बात है, देखिए वॉरशिप की जो स्पीड्स होती है वो आप समझ लीजिए कि उसे निकलने के लिए कई घंटे लगेंगे, तो वो मजाक नहीं है। मुझे लगता है कि वो अमेरिकन या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। ईरान जो बात कर रहा है कि लगातार उसके अंदर कि हमने उसे रोका था, तो वो किसी हद तक मुझे लगता है कि सही है। और इन सारी ही चीज़ों को लेकर के काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। अचानक जो है रात को कुछ कॉल्स आने के बाद में ये कहा जा रहा है कि ये बातचीत जो है वो बंद कर दी गई थी। तो अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेके अमेरिका कह रहा था कि भाई ये इसको जो है समझौते में सीधे सीधे जब बात डील के लिए इस्लामाबाद पहुंचे कि भाई इसको आप खत्म करिए, यहाँ पर अपना कंट्रोल छोड़िए, जिसको है फ्री कर दीजिए, जिसको आना है जाना है आए जाए, यहाँ पर बात नहीं बनी। और जेडी वेंस ने अपने स्टेटमेंट में कहा ठीक मीटिंग खत्म होने के बाद 21 घंटे के बाद कि ये एक बहुत ही बैड कंडीशन रहा कि हम डील को फाइनल नहीं कर पाए, एक
अमेरिका के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि ईरान के लिए एक बहुत खराब समय है, ईरान के लिए खराब समय है कहा। और ईरान ने तुरंत पलटकर कहा हमारे लिए नहीं, खतरा अमेरिका को है। देखिए, जो 40 दिन पहले के ईरान की अगर आप बात करें, जो जंग हुई थी 40 दिन के आसपास की, उससे पहले जो है ना ईरान कहीं कमज़ोर था। लेकिन इस जंग के बाद ईरान जो है ना एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर के आया है। और एक चीज़ ये भी मानिए कि दुनिया के अंदर अमेरिका का रुतबा कम हुआ है। इस जंग में अमेरिका ने पाया नहीं है, सिर्फ खोया है। देखिए, यूरोपियन जितने यूनियंस के थे वो उसका साथ छोड़ चुके हैं। बाकी कई ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने अपने एयर स्पेस यूज़ करने के लिए मना कर दिया, अपने सैन्य ताकत भेजने के लिए मना कर दिया। दूसरा, दुनिया के अंदर जो उन्होंने कहा था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर घुसेंगे, हमारी नेवी जाएगी, हम खुलवा देंगे, उसमें वो नाकाम रहे। तो हर जगह पे सिर्फ नाकामी उनकी हाथ लगी है। अच्छा, दूसरा, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारा कोई लेने देना नहीं है, जिसके ऑयल्स जाते हैं वो उसका ध्यान रखें, वो जाके खुलाए। लेकिन अभी अचानक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात क्यों जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईरान की जो सालाना इनकम है वो तकरीबन 45-50 अरब के आसपास की ऑयल की है, जो वो बेच करके कमाते हैं, सैंक्शंस उसके ऊपर जो लगा हुआ है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आ जाता है उनके पास, तो ये तकरीबन आज समझिए कि 7 लाख करोड़ के आसपास जो है इनके पास एक तरीके से वसूली आनी शुरू हो जाएगी। अभी तक तो वसूली हो रही थी क्या? अभी तक नहीं, वसूली हो देखिए, रही थी। अभी तक तो फ्री था। 28 फरवरी से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है तो खुला था सभी के लिए। मतलब बीच में इसने अगर जबरदस्ती आपने कूद गया अमेरिका जंग और नहीं छेड़ी होती और ईरान ने उसको कब्जा नहीं किया होता तो ये मामला नहीं आता। देखिए, ईरान को भी 28 के बाद जब उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया तब उसे समझ में आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कितनी काम की और कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ईरान इराक का जो वॉर हुआ था तब भी उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं किया था। बात जरूर कही थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं किया। जब अमेरिका ने अटैक किया उसके बाद में जाके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है। अब ये बताइए कि एक और बहुत बड़ा कारण ये रहा कि मीटिंग जो है कोई डील फाइनल नहीं हो पाई और ईरान के लिए ये बहुत नुकसान भरा रहा, ये अमेरिका कह रहा है। लेकिन इसमें ये भी एक पॉइंट रहा कि अमेरिका ये बिल्कुल भरोसा चाहता था, ईरान से स्टेटमेंट्स आया है कि भाई आने वाले समय में किसी भी तरह का हथियार बनाने का यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग को आगे ना बढ़ाए, इसका भरोसा लिखित तौर पर देना होगा। इस पे जो है ईरान माना नहीं। देखिए, 2025 में आपने कहा कि हमारे B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के पूरे न्यूक्लियर पावर को खत्म कर दिया। 26 में फिर आप उसी चीज को लेकर के बात कर रहे हैं कि हमारे को उनकी न्यूक्लियर पावर की जो शक्ति है वो खत्म करना है। दूसरी बड़ी बात है कि आप लिखित रूप से ये मांग रहे हैं कि आगे ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। ईरान ने भी तो यही कहा था ना कि इजराइल के पास जो परमाणु हथियार है वो भी ले लीजिए, हमसे भी ले लीजिए और एक दुनिया के अंदर अमन लाइए। तो इजराइल पर कोई बात क्यों नहीं करता है? IAEA भी जो है वो इजराइल के पास जाके क्यों नहीं पूछती कि आपके परमाणु हथियार जो आपने बनाए हैं वो कहाँ है, किसकी परमिशन से बनाए हैं? ईरान को लेकर के तो लगातार सेक्शंस आप डाल रहे हैं। देखिए, मैं ईरान के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, बुरी बात है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि दुनिया नहीं, लेकिन क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, वो देखिए जो भी है वो तबाही, हर देश अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। ये सुरक्षा के साथ में क्या होता है, ये खतरा भी है दुनिया के लिए। तो भाई खतरा है, इसी बात को लेकर नॉर्थ कोरिया ने बना लिया, तो पाकिस्तान ने तो बहुत पहले बना लिया, भारत ने बहुत पहले बना लिया। नॉर्थ कोरिया आप जिसकी बात करें, पाकिस्तान, ये NPT के जरिए बनाया गया है कि ये बाहर निकले और उन्होंने अपनी शक्ति बनाई। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपको खत्म भी करना है तो जो लगातार दुनिया में मुसीबतें डालता जा रहा है इजराइल, उस पर पाबंदी दुनिया क्यों नहीं लगा रही है? उस पर सबसे पहली बात इकबाल, जो हम अभी जब से बातचीत शुरू की है, ये दर्शक तो भी देख रहे हैं, अलग अलग चैनलों में देख रहे होंगे, प्लेटफॉर्म्स में, न्यूज में पढ़ रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि भाई शुरू से जब बात हो रही है कि भाई यहाँ पर सीज फायर किया गया और पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई, भारत मुंह खोलकर देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया, पहल नहीं कर पाया। बहरहाल इसके पीछे अलग कारण भी हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में ये शांति वार्ता, सीज फायर, परमानेंट युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो रही थी, उस समय
सीधी सी बात है कि जब अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर इजराइल के लिए लड़ रहा है, वहां पे ईरान से मुकाबला करने उतरा है, तो भाई लेबनान पे क्यों वहां पर दागे जा रहा है मिसाइल? इजराइल को रोकना चाहिए था, अमेरिका को क्यों नहीं रोक पाया? एक इंस्ट्रक्शन पे रोक लेता। वो बिल्कुल रोक सकता था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये समझौते की बात हुई, 10 पॉइंट्स की बात हुई, तो उसके अंदर लेबनान का भी जिक्र था। और आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जो ट्वीट देखेंगे उसके अंदर लेबनान का जिक्र है, और जिसको बाद में उस पर रिप्लाई भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। लेकिन अचानक बाद में जो है व्हाइट हाउस आके कहता है कि लेबनान का कोई लेना देना। हाँ, ये बात आई। ठीक है, अब मैं आपको फिर बता दूं कि इजरायली लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी इतनी पावरफुल है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, उनके लोग हर का ही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ज़ायनिस्ट लॉबी को कैसे कंट्रोल किया जाए। आप जेडी वैंस की बात करें कि जेडी वैंस जो है वो ज़ायनिस्ट लॉबी के लिए काम करता है। सिंपल सी बात है, उन्होंने कभी भी आकर के अपने वो गरीब तब बन जाते हैं जब उनको लगता है कि उनका बेनिफिट होना है, तो वहां जाकर के वो कहानी किससे बताना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एक बात हमको थोड़ा सा जाना बहुत जरूरी होगा, थोड़ा बैकग्राउंड पीछे की तरफ, करीब करीब आप समझ लीजिए 3-4 दशक पीछे, 1979 का 1979 की बात है। बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन हमको रिमाइंड करते रहना चाहिए क्योंकि इतिहास से हमें बहुत सीख भी मिलती है। 1979 की घटना अगर हम बिल्कुल फैक्ट्स के साथ समझेंगे, इकबाल आप तो खैर जानते ही होंगे, दर्शकों के लिए भी है, कई लोगों के लिए, कि ये एक विरोध का आंदोलन नहीं था कहते हैं ईरान में, बल्कि वो टर्निंग पॉइंट था जिसने कि पूरे ईरान और अमेरिका के बीच जो है ना दुश्मनी की फाउंडेशन रख दी थी, नींव। उस समय से जो दुश्मनी चल रही है, और उस समय देखिए 1979 के बाद 1 साल के अंदर अंदर अमेरिका जो है ईरान पर हमले करने के लिए भेजा था, लेकिन वहां हार हुई, उनके जो है सैनिक हवा में ही मारे गए। वो दुश्मनी आज तक बरकरार है और ईरान को उस समय भी नहीं हरा पाया था। तो इसमें बात क्या है, देखिए 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी, सभी जानते हैं। और इसमें हुआ यह था कि इस्लामिक क्रांति हुई, अमेरिका के समर्थित जो थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी, तो इनकी सत्ता खत्म हो गई थी। और वो कहे जाते हैं कि वो बीमार पड़ गए थे, और बीमार पड़ गए थे तो उस दरमियान जो है ये खामनेई जो है उनकी सत्ता आ गई थी।